बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और मजेदार कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। पूरा का पूरा प्रोड्यूसर बिहेवियर इसी लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। पूरी यूनिट में बार बार ये रिपीट होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। आगे जाके जितनी भी चीजें होंगी, लॉ ऑफ सप्लाई बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, कुछ भी हो रहा है तो उसका एक रीजन होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। क्या है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस? तो कोई भी लॉ करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो द लॉ स्टेट्स दैट as we employ more and more units of the variable factor with a given fixed factor. Sir, why are we employing more units of variable factor? As a producer, you want to increase your output. If you want to increase your output, और हम क्या स्टडी कर रहे हैं? शॉर्ट रन। लॉन्ग रन हमारे कोर्स में ही नहीं है। लॉ क्या? तो लॉ सिर्फ शॉर्ट रन का है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमारे कोर्स में ही नहीं है। तो अभी हम जो भी बातें आगे करने वाले हैं शॉर्ट रन के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। शॉर्ट रन में एज अ प्रोड्यूसर आप अपनी प्रोडक्शन, आप अपना आउटपुट बढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन ही क्या है आउटपुट बढ़ाने का? यू विल हैव टू हायर मोर वेरिएबल फैक्टर्स because the fixed factors cannot be changed in the short run. So as we employ more and more units of the variable factor, the marginal product initially increases, reaches its maximum, and then it starts falling. Marginal product, addition made to the total product. Initially it increases, कि आप एक और लेबर हायर करोगे आपको फायदा होगा, पहले से भी ज्यादा बना पाओगे। एडिशनली टोटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर गिरना शुरू हो जाता है। टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहले बढ़ा 10 से, फिर बढ़ा 15 से, फिर बढ़ा 20 से। टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट इनिशियली, देन इट इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। बढ़ा 10 से, फिर 6 से, फिर 4 से, बढ़ तो रहा है but at a decreasing rate, reaches its maximum and then it starts falling. So the law of variable proportion states that as we employ more and more units of the variable factor, as we employ more and more units of the variable factor, total product initially increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and then it starts falling. हमें स्टडी करना है कि वाई, ऐसा क्यों होता है। The law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input, तो variable factor ही हुआ, as we employ more and more units of the variable factor, keeping other inputs constant, the total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate. मतलब TP initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and then it starts falling. Falling मतलब it is increasing at a negative rate, मतलब it is falling. Y की बात ही नहीं हुई अभी तक, अभी तो बस बता रहे कि लॉ क्या है। अब कहानी सुननी पड़ेगी लॉ, जैसे हमने लॉ ऑफ DMU में कहानी सुनी थी, चॉकलेट खाई थी, तो अब कहानी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? कोई बिजनेस करना पड़ेगा। तो कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? शूज का बिजनेस। अक्षता इज द ओनर ऑफ अ शू शॉप। अनिष्का इज द ओनर ऑफ अ शू शॉप। मैन्युफैक्चरर नहीं हो या मैन्युफैक्चरर बनना चाहोगे? या शॉप चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करनी है? शॉप चाहिए। चलो शॉप चाहिए, एक शॉप खोली, बिजनेस, फिक्स फैक्टर, लैंड, एक शॉप। लेट अस अज्यूम इस साइज की शॉप है, सफिशिएंट साइज, ठीक है ना, स्टार्टिंग के लिए काफी है इतना, धीरे धीरे बड़ा करेंगे बिजनेस को। तो साइज तो ये हो गया, लैंड हो गया, फिक्स फैक्टर, और ये अकेले है अभी, तो लेबर हो गया वेरिएबल फैक्टर। ये भी काम कर रही है ना, चाहे खुद ओनर हो, लेकिन
लेबर है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप खुद ही हो एंटरप्रेन्योर भी आप, और काम भी आप ही कर रहे हो, तो लेबर सर्विस भी आप ही प्रोवाइड कर रहे हो। पॉइंट बात करेंगे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के टर्म्स में। फिक्स फैक्टर हो गया आपका लैंड, वेरिएबल फैक्टर हो गए आप। अब शॉप आप अकेले चला रहे हो, मार्केट से सामान लाना है तो भी आप ही जाओगे, कस्टमर को हैंडल करना है तो भी आप ही हैंडल करोगे, कोई और कस्टमर आ गया तो उसको वेट करनी पड़ेगी, बीच में कोई कॉल आ गई तो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क अलोन, तो यू आर नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज द फिक्स फैक्टर फुली। कह रहे मतलब, कह रहे जब आप मार्केट गए सामान लेने तो क्या शॉप चल सकती है? बंद करनी पड़ेगी, तो वो आइडल कैपेसिटी हुई उसकी। क्या आप अपने फिक्स फैक्टर को, लैंड को पूरा ढंग से यूज कर पा रहे हैं? जब आप मार्केट गए नहीं यूज कर पा रहे, जब एक कस्टमर आप हैंडल कर रहे हैं, बाकी 2-3 कस्टमर खाली खड़े हुए हैं, तो भी आप ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपने बोला मेरे को अपना आउटपुट बढ़ाना है, महीने में लेट अस अज्यूम 500 जूते बिकते हैं, मुझे अपना आउटपुट बढ़ाना है। तो आउटपुट बढ़ाना है शॉर्ट रन में, क्या लैंड साइज चेंज हो सकता है कि मेरे को शॉप का साइज बड़ा करना है? कह रहा भाई साहब अभी शॉप साइज बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है और कर भी नहीं सकते, आप एक और लेबर हायर करो, आप एक और लेबर हायर करो। अजम्पशन है कि लेबर इक्वली एफिशिएंट होगा दूसरा भी, ना आपसे ज्यादा समझदार ना आपसे कम समझदार। द नेक्स्ट यूनिट ऑफ लेबर विल बी इक्वली एफिशिएंट। अब आपने एक और बंदा हायर करा, उसका काम है मार्केट से सामान लेके आना। तो जो आप पहले दुकान बंद करनी पड़ जाती थी, तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट तो वही थी ना कि अब दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है, जो टाइमिंग्स है वो पूरे टाइम खुली रहेगी, जो मार्केट का काम है वो जाके करेगा। तो याशिका ने आपके साथ ज्वाइन करा, याशिका का काम है मार्केट से सामान खरीद के लाना, जो भी मतलब बाहर का काम है, प्रोक्योरमेंट कह लो, परचेज कह लो, डिलीवरी कुछ भी है, तो वो कर रही है। और अब आप सिर्फ और सिर्फ शॉप पे हैंडल कर रहे हो। अब लेकिन अभी भी वो दिक्कत है कि शॉप पे आप हैंडल कर रहे हो, एक कस्टमर आता है, दूसरा कस्टमर आता है, तो क्या सबको अच्छे से हैंडल कर पाओगे अकेले? कह रहा नहीं, अभी भी स्कोप है बिजनेस को और बड़ा करने का, आप आउटपुट और बड़ा करना चाहते हो, आप आउटपुट और बढ़ाना चाहते हो, तो चलो पहले अपनी कहानी बनाते हैं, फिर हम उसके शेड्यूल पे आ जाएंगे। तो यूनिट्स ऑफ लैंड, वो तो फिक्स फैक्टर है। यूनिट्स ऑफ लेबर, ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल फैक्टर। तो पहले आप अकेले थे, अब आ गई आशिका। जब आप अकेले थे तो लेट अस अज्यूम कि आप कितने यूनिट्स, कम यूनिट्स पे आ जाते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आप 10 यूनिट्स बेच पाते थे, ठीक है? हम डेली का बना रहे हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, बट कि आप अकेले जब काम कर रहे थे तो 10 यूनिट्स बिकती थी। आपने एक और बंदा हायर करा तो अब दुकान बंद नहीं होती, एफिशिएंसी बढ़ गई। एक और बंदा हायर करने की वजह से आप 15 यूनिट्स और बेच पा रहे हो। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट क्या है? ध्यान से देखेंगे, टोटल प्रोडक्ट 10, 25, तो 0 से 10, पहले 10 से बढ़ा, फिर 15 से बढ़ा, टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। अब जैसे कि हमारी दिक्कत थी कि जब मैं कस्टमर हैंडल कर रही हूँ तो और कस्टमर आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वो खाली बैठे रहते हैं, उनको कोई अटेंड करने के लिए नहीं होता। तो आपने कहा कि भैया आप खाली बैठे हो, आप भी आ जाओ, साथ मिलके काम करते हैं। तो थर्ड यूनिट ऑफ लेबर आ गया। तो थर्ड यूनिट ऑफ लेबर की जरूरत थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। तो जरूरत थी तो इमीडिएटली बेनिफिट बढ़ेगा। आपने एक और यूनिट ऑफ लेबर हायर करी, मेरे आने से अब 20 यूनिट और बेच पाएंगे। अब ज्यादा कस्टमर हैंडल कर पाएंगे, किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई इरिटेट नहीं होगा, एक साथ 2 लोग हैंडल कर रहे हैं। यस और नो? तो अब हम टोटल कितने यूनिट्स बेच पाएंगे? 45। अब एक बंदा मार्केट का पूरा संभालता है और शॉप पे 2 लोग तो हमेशा होते ही होते हैं, ये भी तो मार्केट से कभी वापस आएगी, मार्केट में ही थोड़ी ना बैठी रहेगी, सामान लेके आएगी वापस, पूरे टाइम थोड़ी ना आपकी बाहर ही है। तो अब स्पेस तो इतनी है, मैंने कहा कि यार बिजनेस तो बढ़ता जा रहा है, पहले हम 10 यूनिट्स बेचते थे, फिर 25 और 45, अब बिजनेस और बड़ा करना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना आउटपुट बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। तो आपने बोला वान्या आ जा, बिजनेस अच्छा चल रहा है तो भी आ जा। बट अब क्या उतनी जरूरत थी? याशिका ने बोला मैं जाती हूँ अकेले, कभी सामान
ठीक से कैरी करने में दिक्कत हो जाती है, तो मेरे को एक और हेल्पर चाहिए, ठीक है ना। तो काम मतलब इजीली हो जाएगा कि मैं मार्केट में अकेले इतना मटेरियल लेके नहीं घूम सकती, तो मुझे कोई साथ में चाहिए। तो रिक्वायरमेंट तो थी, बट क्या उसके आने से उतना बेनिफिट होगा जितना पहले हो रहा था? जरूरी नहीं है हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि दुकान में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2 लोग तो आपके थे ही। अब आपने कहा कि चलो एक को कैश काउंटर पे भी उठा देते कि वो बिलिंग करेगा, फिर भी एक कस्टमर को तो हैंडल कर ही रहा है, और ये भी मार्केट से कभी तो आएगी वापस। तो बट लेकिन इसने कहा कि अकेले सामान लाना जाना, पार्किंग की दिक्कत होती है, 2 लोगों के तो बड़े आराम से स्मूथली काम हो जाएगा। तो एक और बंदा हायर करा, तो एक और बंदा हायर करने से फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा तो होगा, बट क्या उतना होगा जितना अभी तक हो रहा था? एडिशनली जरूरी नहीं है कि उतना होगा। तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरनी शुरू हो जाएगी। रेट कोई भी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ये 12 भी होता 16 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको दिखाना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली बढ़ा, एक टाइम के बाद गिरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि फायदा नहीं हो रहा, फायदा तो हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? अब आप 60 यूनिट्स बेच पाओगे, फायदा तो हुआ, बट उतना नहीं हुआ जितना पहले हो रहा था। लेकिन क्योंकि टोटल प्रोडक्ट बढ़ा, तो एज अ प्रोड्यूसर तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ ही रही है, तो आपने कहा सही है, फायदा हुआ है भैया, क्या हो गया, कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो हमने कहा कि और प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो उन्होंने बोला रितिका आप भी आ जाओ हमारे बिजनेस में। ठीक है भैया, हम भी आ जाते हैं बिजनेस में। अब एक और बंदा हायर किया। अब क्या है कि 2 लोग तो जा रहे हैं मार्केट, एक बंदा पूरे टाइम काउंटर पे बैठ रहता है, कैश काउंटर से उसने हिलना नहीं है। तो दूसरा बंदा जो खाली रहता था, मतलब कस्टमर हैंडल करता था, तो वो कहता था कि मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ, मुझे एक और चाहिए, क्योंकि कभी कभी कस्टमर्स आते हैं तो वो खड़े रहते हैं। तो ठीक है, ये रितिका आ गई। अब 2 लोग जा रहे हैं मार्केट, 2 लोग मार्केट वाले तो वैसे ये दोनों सूटेबल थे, अमल और गौतम, मार्केट ही दिखते हैं पूरे टाइम मुझे हमेशा। फिर एक था कैश काउंटर पे, और 2 लोग कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, ये दूसरा है। तो एक और बंदा जब हायर हुआ तो उसके आने से फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि सर वो कैश काउंटर पे अकेला था, कस्टमर को हैंडल कर रहा था, तो कभी कभी खाली रहते थे। फायदा तो होगा, बट उतना नहीं होगा। तो आने से 5 यूनिट और बिक गई, क्योंकि जो मार्केट जा रहे हैं वो भी तो कभी वापस आएंगे। तो दुकान पे अब सोचो, आपके कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि 5 एम्प्लॉइज हैं, इतनी सी दुकान है, 5 एम्प्लॉइज हैं, आएगा कि नहीं आएगा ऐसा स्टेट? बिल्कुल आएगा ऐसा स्टेज। तो फायदा तो हुआ, बट ज्यादा नहीं। फिर एक और बंदा हायर करा आपने, क्योंकि आपका तो प्रोडक्शन बढ़ रही है ना। जब तक आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, आपका क्या जा रहा है? आप कह रहे हो भैया दिख तो रहा है नंबर में, जब जहां पहले 60 यूनिट बेच पाती थी 65 बेच रही हूँ, पैसों की तो बात ही नहीं हो रही कि नेक्स्ट यूनिट ऑफ लेबर कितने की पड़ रही है, क्या हो रहा है, वो तो बात ही नहीं हो रही, यूनिट्स में बातें हो रही है। मुझे प्रोडक्शन बढ़ती हुई दिख रही है, मैं लेबर पे लेबर हायर करे जा रहा हूँ। एक और लेबर हायर कर ली, पर्ल भी आ गई कि अब तो कोई काम भी नहीं है, फिर भी बस प्रोडक्शन बढ़ानी है, ठीक है ना, मुझे तो अपना आउटपुट बढ़ाना है। कि कस्टमर आते हैं कभी कभी तो 2 लोग भी कम पड़ जाते हैं, एक बंदा जाता है जूते निकालने स्टोर में से, तो जो भी है, क्वेश्चन तो आगे कंप्लीट करना है ना। तो एक और बंदा हायर कर लिया। जरूरत थी? जरूरत नहीं थी, मन था कि मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है अभी तक। सो न्यूमेरिकली डू आई हैव एनी रीजन टू स्टॉप? न्यूमेरिकली आई डोंट हैव एनी रीजन टू स्टॉप, बिकॉज चाहे मार्जिनली, चाहे थोड़ी सी बढ़ रही हो, मेरी टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ती जा रही है। तो पर आई, लेकिन इस बारी बढ़ी नहीं मेरी, कोई एडिशनल आउटपुट कुछ हुआ नहीं, कुछ चेंज नहीं आया। तो अभी भी कितने यूनिट्स बिकेंगे? 65। यार ये कैसे हो गया? मन सा नहीं माना, कह रहे जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत हुई। चलो एक और बंदा हायर करते हैं। अब सोचो आपकी इतनी सी शॉप में 6 लोग हैं, तो आप जा रहे हो कहीं पे मार्केट में, और एक शॉप में ऑलरेडी 6 लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, तो क्या मतलब जरूरी है कि आप उस शॉप में घुसेंगे? ऐसा हो सकता है ना कि आपका मन ही ना करे घुसने का, कि यार नहीं इसमें तो भीड़ है, अभी बाद में देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, फिर क्या होगा? मार्केट जाने के लिए 2 लोग हैं, यार मेरा मन नहीं कर रहा, तू चले जा। जब एक ही बंदा था तो ऑप्शन नहीं है, जाना ही जाना है। जब सेम काम के 2-3 लोग हो जाते हैं, तो कभी कभी काम ज्यादा डिले हो जाता है, तो ऐसा होता है कि तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले।
और अब 6 लोग आपस में है तो बातें करने के लिए होता है, कभी वो लूडो खेल रहे होते हैं, कभी वो पत्ते खेल रहे होते हैं, जरूर थोड़ी ना पूरे दिन कस्टमर्स आएंगे। द पॉइंट इज कि प्रोडक्टिविटी गिरनी शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद। कब गिरनी शुरू हो जाती है? कि जहां पे जितने लोग नहीं चाहिए थे उससे ज्यादा आ गए। यस और नो? आपका मन था प्रोडक्शन बढ़ाना, आपने एक और बंदा हायर किया, अब आपने हायर कर लिया गौतम। बस गौतम के आने की देर थी, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? -5। गौतम ने बोला मैं कुछ नई गेम्स लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, तो खाली बैठे रहते हो इतने सारे लोग, चलो चटाई बिछाओ पत्ते निकालो, अब गेम्स खेलेंगे। क्या 7th बंदे की जरूरत थी? 6 पे दिख गया था कि एडिशनल बेनिफिट नहीं हो रहा, तो क्या 7th बंदे की जरूरत थी? अगर आपने फिर भी हायर करा तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गई एंड टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलोइंग। The law of variable proportion states that as we employ more and more units of the variable factor, the total product initially increases at an increasing rate. जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, पहले टोटल प्रोडक्ट बढ़ा 15 से, फिर 20 से, तो टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसको बोलते हैं स्टेज 1 और फेज 1। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हुआ और जब तक वो 0 होता है, इसको बोलते हैं द टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब टोटल प्रोडक्ट बढ़ा बट 15 से, बढ़ा बट 5 से, फिर 0 से, and eventually negative returns, the total product starts falling। कह रहे भाई साहब एक टाइम के बाद आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और लेबर नहीं, अब आपको और जगह चाहिए थी, आपको एक और शॉप खरीदनी थी, तब जाके ही आपका आउटपुट बढ़ सकता था, अदरवाइज नहीं बढ़ सकता। वरना तो सेम में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सेम में नुकसान हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यार चेयर टेबल है, अब एक ही रूम है मेरे पास, यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, पीछे बैठ के कोई टेस्ट दे रहा है, अब और बच्चे आ गए, मैंने कहा चलो 10 चेयर टेबल यहाँ पे और ऐड कर दो। तो अगर मैं सिर्फ यही ऐड करता रहा, 1 टेबल 2 टेबल 4 टेबल, 1 टीचर 2 टीचर, लेकिन यही एक रूम है, तो क्या आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? तो आउटपुट तो मेरा गिरना हो सकता है, कि गिरना शुरू हो जाएगी, जो पढ़ रहे थे वही कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, आगे नए आने तो छोड़ो, जो आ रहे थे वही आना बंद कर दें, ये सब डिस्टर्बेंस हो रही। तो वेरिएबल फैक्टर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो डिस्टर्बेंसेस बढ़ जाती, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाइफ में भी यूज होता है, मैं बिजनेस में यूज करता हूँ, हर बिजनेस में यूज होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ दैट यू विल लर्न इन क्लास 11, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। कहानी समझ आई? पूरी दोबारा सुनेंगे टेक्निकली, पूरी दोबारा सुनेंगे उनकी बात, उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, law of variable proportions, short run law, also known as returns to a factor. It refers to the resultant increase in the total product when only one factor is increased, keeping all other factors constant. In the short run, when one input is variable and all other inputs are fixed, the firm's production function exhibits the law of variable proportions. Law of variable proportions is one of the most important laws of production. It shows the nature of rate of change in output due to change in only one variable factor. कहानी शुरू होती है यहाँ से। तो कोई भी लॉ एक्सप्लेन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अब आप सुनेंगे तो आपको अब रिलेट कर पाएंगे। पहले जो फर्स्ट टाइम सुना तो सर बोल तो रहे हो बट क्या कह रहे हो, अब आप पूरा रिलेट कर पाएंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज the quantity of only one input, that is the variable factor and labor in our example, keeping other factors fixed, total product initially increases at an increasing rate, phase 1, then at a decreasing rate, phase 2, and then at a negative rate, that is it starts falling. So, 3 phases होते हैं law of variable proportions के। phase 1, TP increases at an increasing rate, MP बढ़ रहा था, increasing 10, 15, 20. Phase 2, TP increases but at a decreasing rate. MP गिर रहा है but अभी नेगेटिव नहीं हुआ, 0 तक पहुंचा, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव अभी नहीं हुआ। थर्ड फेज, TP गिरता कब है?
when MP becomes negative. Statement of the law clear? What are the assumptions? Second step होता है law का, what are the assumptions of law of variable proportion? किसी भी law की assumptions अगर hold नहीं कर रही true तो law valid नहीं होगा. तो assumptions apply होंगी तभी कह रहे इन्हीं सिचुएशन में ये law operate होगा, otherwise नहीं. क्योंकि अगर एक के बाद दूसरा बंदा जो था वो हाईली क्वालिफाइड होता, मैं कह रहा हूँ 5 के ऊपर फॉर एग्जांपल 6 थे, 7th बंदा था, अगर वो बहुत ज्यादा ट्रेंड होता तो वो तो फिर पहले से और बेटर ऑपरेशन हो सकते थे, मार्जिनल प्रोडक्ट फिर बढ़नी शुरू हो सकती थी. यस और नो? तो कुछ असम्पशंस होंगी कि दे आर इक्वली एफिशिएंट. ठीक है करके सारी. नंबर 1, इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन. तो मतलब वेरिएबल फैक्टर भी होंगे और फिक्स फैक्टर भी होंगे. लॉन्ग रन में तो सारे वेरिएबल होते हैं, फिक्स फैक्टर होना जरूरी है. अगर मेरे को लैंड की टेंशन नहीं होती तो मैं दीवार तोड़ के एरिया बड़ा कर देता, खुला खुला लगता तो भीड़ दिखती नहीं दिखती. अब इस रूम में मैं अगर 50 बच्चे बिठाऊंगा तो क्या कंसंट्रेशन हो पाएगी? नो. लेकिन अगर मल्टीपल रूम्स है तो एक टाइम पे 70 बच्चे बैठेंगे तो भी पता नहीं चलेगा, किसी में 20, किसी में 25, किसी में कुछ भी. हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वो तभी पॉसिबल था अगर लैंड साइज बढ़ जाए तो लॉ ऑपरेट्स इन द शॉर्ट टर्म, पहली assumption. दूसरा, लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड. थर्ड, under law of variable proportion different units of variable factor can be combined with fixed factor. तभी proportion है. 1 unit of land, 1 unit of labor. 1 unit of land, 2 units of labor. So proportion. This law applies to the field of production only. The effect of change in output due to change in the variable factor can be easily determined. The effect of change in output due to change in the variable factor. एक और बंदा अगर आपने हायर करा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको दिखना चाहिए. It should be easily determined. It is assumed that the factors of production become imperfect substitutes of each other beyond a certain limit. It is assumed that factors of production become imperfect substitutes. मतलब आपको आउटपुट बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ इनपुट्स बढ़ाने की जरूरत है. एक और लेबर हायर कर लो, बढ़ गया. एक टाइम के बाद जो डिमांड फॉर लैंड है, कैन इट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय हायरिंग मोर लेबर? एक टाइम के बाद लेबर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगी डिमांड फॉर लैंड, तो दे बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. ऐसा नहीं होगा कि डिमांड है मेरी साइज बढ़ाने की और लैंड और लेबर से वो सब्स्टिट्यूट हो रही है. नॉट पॉसिबल. The state of technology is assumed to be constant during the operation of this law. ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. पहले मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, अब मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा हूँ. जब मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा हूँ जो लास्ट में बैठा है ना उसको भी क्लियरली दिखेगा, लेकिन अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो विजिबिलिटी अफेक्ट होगी. तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स द सेम. कि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था तो पीछे बच्चे बैठेंगे, उनको कुछ दिखेगा नहीं तो बेनिफिट उतना होगा नहीं. लेकिन अगर प्रोजेक्टर पे है तो आप उस कोने में फ्रिज के पीछे खड़े हो जाओ तो भी विजिबिलिटी रहेगी. जूम कर दिया. तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स द सेम, तभी वो लॉ अप्लाई होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट. तो सबसे काम की बात अगर मैं करूं कि आपकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, नंबर 1 शॉर्ट रन लॉ है, नंबर 2 स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर 3 ऑल फैक्टर्स आर assumed to be they are equally efficient. उसके बाद आप किसी भी ऑर्डर में कर लें ये सारे, मतलब तो फिर कोई भी 4, 5, 6, 7. ठीक है ना? ओके. तो कहानी तो सुन ली हमने, बट थ्योरेटिकली हमें पता होना चाहिए कि द लॉ अप्लाइज टू प्रोडक्शन ओनली. तो मतलब प्रोडक्शन में सर्विस प्रोवाइडर हो, तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ सर्विस, आप जूते मैन्युफैक्चरर कर रहे हो, ठीक है ना, आपका बुटीक है, तो उन पे अप्लाई होता है ये लॉ. तो थ्योरेटिकली तो हर जगह ही अप्लाई होता है, बट प्रैक्टिकली वो ये बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट असम्पशन है, इट लाइज टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ओनली. एज अ ट्रेडर यू आर नॉट अ प्रोड्यूसर. अगर आप बना बनाया सामान खरीद रहे हो तो यू आर नॉट अ प्रोड्यूसर, यू आर अ रिटेलर. तो प्रोडक्शन माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो. ओके, कोई डाउट? क्लियर?
Let us now understand the law with an example. Suppose a farmer has 1 acre of land, fixed factor, on which he wants to increase the production of wheat with the help of labor. When he employed more and more units of labor, initially output increased at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate. This behavior of output is shown in table 5.1. क्या है ये? एक फार्मर है, लैंड है, तो लैंड क्या है? फिक्स फैक्टर. अब एक अकेला काम कर रहा था, फिर एक और बंदा आया, एक और बंदा आया, तो जब वो अकेले काम कर रहा था, मार्जिनल की बात करें तो 10 यूनिट्स बनाता था वो. फिर एक और बंदा आया तो 20 और बना पाया, तो 20 बना पाया, और तो टोटल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. फिर एक और बंदा हायर करा, अगर 15 ही बना पा रहा है तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरनी शुरू हो गई है. इसका मतलब यू हैव एंटर्ड द सेकंड स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. फर्स्ट स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, तो जब तक इंक्रीज हो रही है मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब यू आर ऑपरेटिंग इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. फिर जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरनी शुरू हुई, बट इज पॉजिटिव, टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो एमपी गिर रहा है बट पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव नहीं हुआ. तो यहां तक, तो ये फर्स्ट स्टेज कहाँ खत्म हो गया था? जब एमपी बढ़ रहा था, फेज 1. जब एमपी गिर रहा है बट नेगेटिव नहीं हुआ है, तो क्या होता है? फेज 2. एमपी गिर रहा है तो टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. एंड फाइनली MP is negative, because of which TP starts falling. So phase 1, increasing returns, TP is increasing at an increasing rate. Stage 2, diminishing returns, TP is increasing but at a diminishing rate because MP has started falling. And stage 3, negative returns, MP is negative, TP has started falling. अभी तक TP बढ़े जा रहा था. Factor ratio keeps changing. It must be noted that production is carried out under conditions of variable proportions. तो variable proportion इसको बोलते हैं 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 4 units of variable factor 1. तो ये जो proportion change हो रहा है, ratio change हो रहा है fixed और variable का, इसलिए इसको बोलते हैं law of variable proportions. कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार. ध्यान से देखना बेटा, शेप का ध्यान देंगे, बनते हुए देखेंगे तो रिलेट करना ज्यादा इजी होगा. तो ध्यान से देखेंगे, 2 ग्राफ्स बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे. ऊपर बनेगा टीपी, नीचे बनेगा एमपी. एक्स वाई, एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? प्लॉटिंग का खास ध्यान रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है. यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं? टोटल प्रोडक्ट इन यूनिट्स. अब एक्स ओरिजिन, वाई माइनस वाई. अब यहाँ पे क्या आ रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट. तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए नेगेटिव क्वाड्रेंट भी. अब ध्यान से देखना, मार्जिनल प्रोडक्ट की शेप कैसी होती है? मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस, ध्यान से देखेंगे, इनिशियली इंक्रीजेस, reaches its maximum, and then it starts falling. कोई डाउट? क्या एमपी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, क्या ये रहा नेगेटिव है. मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव फेज 3 में, तभी उसको फेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स बोला जाता है. तो यस, एमपी कैन बी नेगेटिव. तो पहले हमेशा बनाना चाहिए एमपी, बढ़ाया, मैक्सिमम अपना पहुंचा, और उसके बाद गिरना शुरू हो गया. एमपी के बिहेवियर में किसी को कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने चाहिए. यहां से बना लो एक डॉटेड लाइन,
यहां से बना लो एक डॉटेड लाइन। कहां से? पहला जो एमपी मैक्सिमम है, एमपी जो मैक्सिमम पॉइंट को हाईलाइट करा आपने, एमपी मैक्सिमम, तो वहीं से जा रहा है एमपी मैक्सिमम। दूसरा हाईलाइट करेंगे जहां एमपी 0 है। तो ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस आप डॉटेड बना दें या थिन लाइंस बना दें, ऐसे बन जाएंगे। 2 पॉइंट हाईलाइट कर दिए। एक पॉइंट क्या था? वेयर एमपी इज मैक्सिमम, क्या है यहाँ पे? एमपी इज मैक्सिमम। और दूसरा पॉइंट क्या हाईलाइट करा? एमपी इज 0। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार पॉइंट। व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, जब तक एमपी बढ़ रहा है, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, ऐसी शेप होती है, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब एमपी गिर रहा है, जब एमपी गिर रहा है, टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता हुआ दिखाया, फिर बढ़ रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड व्हेन एमपी इज नेगेटिव, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। कोई डाउट? तो ये 3 बिहेवियर बहुत जरूरी है, दिखाने आने चाहिए आपको। पहले अपवर्ड स्लोपिंग, इंक्रीजिंग स्लोप, टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीजिंग स्लोप, कर्व्ड लगना चाहिए, ठीक है ना प्लीज। अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में अलग से भी आ सकता है, आपके आंसर का पार्ट भी होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर टीपी changes its slope, TP changes its curvature or slope. Before this point, TP is increasing at an increasing rate. After this point, TP is increasing but at a diminishing rate. इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। At this point, TP is maximum. तो TP maximum कब होता है? When MP is 0. आएगी अभी आगे रिलेशनशिप दोबारा, बट एक ट्रेलर अभी। तो रिलेशनशिप बड़ी सिंपल है, 1 2 3, 3 पॉइंट तो सामने दिख गए हमें। व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। व्हेन एमपी इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव, टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। व्हेन एमपी इज नेगेटिव, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये पॉइंट तो दिख ही गए 3। उससे पहले क्या था? व्हेन एमपी इज 0, टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम। तो 4 पॉइंट्स हमें रिलेशनशिप में देने होते हैं। पहला, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। व्हेन एमपी इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव, टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। फिर सीक्वेंस में नेक्स्ट एमपी इज इक्वल टू 0, टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम। व्हेन एमपी इज नेगेटिव, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो जब रिलेशनशिप आ रही है, लॉ आ रहा है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो आपको पॉइंट्स प्लॉट करके नहीं दिखाने होते। ऐसे आप फ्री हैंड से ग्राफ बना देंगे। पहले एमपी बनाना, एमपी से लाइंस बनाना, फिर उससे टीपी हाईलाइट करना। बनाना आना चाहिए, अभी बनाएंगे आप सब, बट नीट होना चाहिए। शेप में कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब शेप की वायलेशन पता कैसे होगी? कि आपने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है ना, तो ये मतलब एक स्लोप ही दिखी ना, चेंज होती तो दिखी नहीं। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फिर हाईलाइट नहीं हुआ ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिख रहा है कहीं? ये तो एक जैसा ही लग रहा है, बट यहाँ पे पहले दिखाया यूं, इंक्रीजिंग स्लोप, रुक गए, फिर बनाया डिक्रीजिंग स्लोप, बनाए अलग अलग, तो उससे क्या होगा कि दिखेगा कि स्लोप चेंज हुई है। ओके, एक ही फ्लो में पूरा नहीं बना, स्टेज वाइज। एमपी पूरा एक फ्लो में बना। एमपी तो सिंपल है, ये देखो ना, आपको ऐसे आना चाहिए बनाना कि ये एमपी, कुछ भी ले लो, कि पहले बढ़ा फिर गिरा, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाय बोल रहे हो? तो एमपी का ग्राफ तो सिंपल है, बट यहाँ पे फिर आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने आने चाहिए
कि एक व्हेन एमपी इज मैक्सिमम, यहाँ पे हाईलाइट करा, फिर यहाँ से ऊपर ले गए, फिर एक एमपी इज 0. Very, very important graph. More than that, the relationship is very, very important. Logic. तो ग्राफ क्या है? तो ग्राफ यही है. हाईलाइट क्या करना है? एमपी मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो ये इनकी वायलेशन है. ऐसे आप मत कर देना. जैसे इस पॉइंट को मैक्सिमम बता रहे हैं, क्या ये मैक्सिमम है? इससे ऊपर तो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है. तो ऐसी वायलेशन नहीं होनी चाहिए. मतलब ये तो सीधा मार्क्स कटेंगे आपके. मतलब आप सोचो कि ये है, ये वैल्यूज है. तो अगर मैं यहाँ लाइन खींचूं तो क्या ये डॉट मैक्सिमम है? नहीं है ना, ये वैल्यूज हैं. तो उसके ऊपर भी यहाँ पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं. तो ये वायलेशन नहीं होनी चाहिए. तो जब मैक्सिमम वो दिखना चाहिए मैक्सिमम. जैसे ये मैक्सिमम है तो इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए एमपी का. ओके, कोई डाउट? ठीक. तो इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट सुना दिया मैंने आपको सारी कहानियां. फेज सुन लेते हैं दोबारा से. फेज 1, increasing returns to a factor. TP increases at an increasing rate. In the first phase, every additional variable factor adds more and more to the total output. It means TP increasing at an increasing rate, MP is rising. It happens. Why? अकेले पहले तो मैं अकेला था, मुझे तो जरूरत थी वेरिएबल फैक्टर की. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजनिंग हम सुन चुके हैं, हम तो स्टोरी में सुन चुके हैं. तो अब एक्चुअली कहानी सुनते हैं. It happens because initially quantity of variable input is too small as compared to the fixed output. पूरी शॉप और मैं अकेला कैसे यूज कर पाऊंगा इतनी लाइन? खाली पड़े, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस. As production starts, there is efficient use of the fixed input. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैंड यूटिलाइज हो रही है, which raises the productivity of variable input due to division of labor. जैसे जैसे लोग और हायर होंगे तो डिविजन ऑफ लेबर, कीवर्ड है डिविजन ऑफ वर्क हो पाएगा. आप ये करो, मैं ये करूंगा, हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. As seen in the given schedule, one labor produces 10 units while two produce 30 units. The efficiency बढ़ी. It implies TP is increasing at an increasing rate till the point Q. तो point of inflection क्यों क्या point Q. बात समझ आई? इनिशियली जरूरत थी लोगों की. Point of inflection आपको बता दिया, very very important. It is the point where TP changes its slope or the curvature. Before this point, TP is increasing at an increasing rate. After this point, TP is increasing at a diminishing rate. Phase 2, diminishing returns. TP increases at a diminishing rate. MP falls with an increase in the variable factor. It happens because after a level of output, pressure on fixed inputs lead to a fall in the productivity of variable input. कह रहे एक टाइम के बाद उनका बेनिफिट तो होगा, उतना नहीं होगा जितना पहले जरूरत थी. कि मैं अकेले सब कुछ कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और दूसरे रूम में टेस्ट देना है, तो मैं अगर गया तो डिस्टर्बेंस है, यस और नो. लेकिन अगर एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो ऐसे होता है. लेकिन क्या उस रूम में 3 हेल्प चाहिए? नहीं. तो फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा. लेकिन अगर उनको काम अगर आपने ढंग से असाइन कर रखा है तो नहीं होगा. कोई किसी और सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा है, कोई किसी और सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा है, तो फिर एफिशिएंसी एनहांस हो. तो डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है प्रॉपरली तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी. लेकिन फिर एक ही काम 2-2 3-3 लोग कर रहे हैं, एक ही काम, फिर जरूरत नहीं थी. मतलब तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतनी नहीं बढ़ेगी और एक टाइम के बाद हो सकता है गिरनी स्टार्ट हो जाए. वही कहानी है बार बार, अब आपने ही पढ़नी है. तो एज अ रैशनल प्रोड्यूसर इंक्रीजिंग हो गया, डिमिनिशिंग हो गया, नेगेटिव हो गया, कोई डाउट तो नहीं है. एक टाइम के बाद होगा ओवर यूटिलाइजेशन हो गई फिक्स फैक्टर की. भाई इतनी सी जगह है, इसमें कितने लोग बिठाओगे? तो ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से नेगेटिव रिटर्न आ जाते हैं. रीजन तो अभी अलग से डिटेल में पढ़े जाएंगे. पॉइंट इज, आप एज अ प्रोड्यूसर किस स्टेज पे ऑपरेट करना चाहोगे? फर्स्ट फेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड फेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या थर्ड फेज नेगेटिव रिटर्न्स? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एज अ रैशनल प्रोड्यूसर, और in which stage would a rational producer like to operate? First, second,
सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट, वाई सेकंड, आपने बोला फर्स्ट या सेकंड, वाई सेकंड. As a rational producer, you will continue to produce till the time your total product is increasing. As a rational producer, you will continue to produce till the time your total product is increasing. एक और बंदा हायर करके कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तब तक आप ऑपरेट करेंगे. कहां जाके रुक जाएंगे? जहां फायदा होना बंद हो गया, where MP is 0, वहां स्टेज 2 खत्म होता है. तो रैशनल प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट इन फेज 3, क्योंकि फेज 1 में कह रहा अभी तो बढ़ रहा है, मैं क्यों रुकूं? बढ़ रहा है ना, एट अ डिक्रीजिंग रेट, सो व्हाट, टीपी इज इंक्रीजिंग. तो स्टेज 1 में नहीं रुकूंगा मैं. स्टेज 3 में मैं ऑपरेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरी तो टोटल प्रोडक्ट गिरनी शुरू हो गई, नेगेटिव मतलब रिटर्न है, टोटल प्रोडक्ट गिरनी शुरू हो गई. तो ना मैं 1 में ऑपरेट करना चाहूंगा ना 3 में, तो 2 बचा. A rational producer will always seek to operate in phase 2 of the law of variable proportions. In phase 1, employment of every additional unit of the variable factor gives more and more output, that is marginal product increases. It means there is scope for more profits if production is increased with more units of variable factor. So first में तो बढ़ रहा है मेरा benefit. In phase 3, marginal product of each factor is variable factor is negative. So this phase is ruled out on the ground of technical inefficiency. कह रहा भैया इस पे तो ऑपरेट ही नहीं कर जाऊंगा, तो नुकसान हो रहा है. And a rational producer will never produce in the third phase. फर्स्ट फेज में तो बढ़ता जा रहा है, कह रहा अभी और ले, एक और लेबर, एक और लेबर. थर्ड फेज में तो काम ही नहीं करना है, तो नेगेटिव रिटर्न्स है. This brings out to the conclusion that a producer will aim to operate in phase 2 as TP is maximum and marginal product of each variable factor is positive. कहां जाके रुकता है? when marginal product is 0. करे बस, अब और नहीं. ओके, तो सर फिर अगर ये रुक गया तो फेज 3 आए कैसे? अरे वो कह रहे कि अगर और हायर करे तो क्या होगा, वो भी तो जानना जरूरी है आप लोगों के लिए. तभी तो पता चलेगा कि कहाँ रुकना था. जब तक गड्ढे में गिरोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कहाँ रुकना था. ओके, तो दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. आराम से पढ़ेंगे, ग्राफ बनाएंगे पहले, फिर पढ़ेंगे. ओके.